नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। चाय बागान मालिकों के संगठन भारतीय चाय संघ ने चाय बोर्ड से लंबित सब्सिडी जारी करने की है मांग। संघ का कहना है कि लंबित सब्सिडी विभिन्न उद्यानों में शुरू की गई विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए है बहुत जरूरी। जबकि वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी पात्र मामले जहां सब्सिडी स्वीकृत की गई थी उन्हें पहले ही सब्सिडी दी जा चुकी है। किसानों को गर्मियों में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरकार बाजरे की खेती के लिए कर रही है प्रोत्साहित। कृषि वैज्ञानिकों ने जायद सीजन में अधिक पैदावार देने वाली बाजरे की किस्में की हैं विकसित। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं जो रबी और खरीफ फसलों के बीच थोड़े समय के लिए उगाई जाती हैं। रोंगाली बिहू के पहले दिन गुआरू बिहू को असम में मनाया गया बड़ी धूमधाम के साथ। इस दिन किसान अपनी गायों को हल्दी पाउडर और दालों से बनी मैं हल्दी लगाने से पहले उन्हें नहलाने के लिए तालाब और नदी के किनारे लाते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रोंगाली बिहू की दी शुभकामनाएं। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। चाय बागान मालिकों के संगठन भारतीय चाय संघ TAI ने चाय बोर्ड से लंबित सब्सिडी जारी करने की मांग की है ताकि विभिन्न उद्यानों में शुरू की गई विकासात्मक गतिविधियों को चलाया जा सके। TAI ने बयान में कहा कि चाय बोर्ड ने वर्ष 2007-17 की अवधि को कवर करने वाली एक योजना के तहत चाय के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। इसके बाद वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक मध्यम अवधि की रूपरेखा MTF लागू की गई। उद्योग संगठन ने कहा है कि उसके अंतर्गत आने वाले बागानों ने योजना के तहत पर्याप्त विकासात्मक गतिविधियां शुरू की हैं। इसके कारण बागानों को मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी चाय बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है। वहीं इस मामले पर वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि लंबित सब्सिडी के मामले से संबंध में चाय बोर्ड ने सूचित किया है कि सभी पात्र मामले जहां सब्सिडी मंजूर की गई थी उन्हें पहले से ही वितरित किया जा चुका है। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रोंगाली बिहू के पहले दिन गौरू बिहू पूरे असम में मनाया जा रहा है। इस दिन किसान अपनी गायों को हल्दी पाउडर और दालों से बनी मैं हल्दी लगाने से पहले उन्हें नहलाने के लिए तालाब और नदी के किनारे लाते हैं। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आज का दिन असम समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने इस अवसर पर सभी वर्गों को शुभकामनाएं दी हैं। बाजरे की खेती से कैसे गर्मियों में किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जायद सीजन में अधिक पैदावार देने वाली बाजरे की किस्में विकसित की गई हैं जिसकी खेती किसान कर सकते हैं। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं जो रबी और खरीफ फसलों के बीच थोड़े ही समय के लिए उगाई जाती हैं। आप कह सकते हैं कि मुख्यतः मार्च से जून तक ये फसलें मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं जिससे जायद फसल का मौसम कहा जाता है। बाजरे की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। भली भांति समतल और जीवांश वाली मृदा में बाजरे की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बाजरे की खेती के लिए अच्छे जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि बाजरे की फसल अधिक पानी सहन नहीं कर सकती। किसान बाजरे की बुआई मार्च की शुरुआत से लेकर अप्रैल महीने के प्रथम पखवाड़े तक कर सकते हैं। बाजरे की फसल एक परपरागित फसल है और इसके परागकण 46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। बाजरे की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई के समय पंक्तियों की आपसी दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बाजरे के बीजों को 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। किसानों को अपने खेतों में मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। नारियल की खेती की बात करते हैं। नारियल विकास बोर्ड ने अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान ओडिशा, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के DSP फार्मों में विभिन्न कृषि गतिविधियों और कार्यक्रमों जैसे निराई, जुताई, सिंचाई आदि का आयोजन किया। कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी है। सरकार का मकसद इस तरह के कार्यक्रमों द्वारा नारियल किसानों को प्रोत्साहित करना और उनके उत्पाद को देश विदेश में लोकप्रिय बनाना है। और किसान कैसे अपनी अच्छी पैदावार के लिए सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों को सरकारी दुकानों से खरीद सकते हैं, इसके लिए समय समय पर कृषि मंत्रालय जानकारी मुहैया करवाता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बीज निगम NSC के द्वारा
किसानों को मूंग की उन्नत किस्मों शिखा और MH1142 के बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान इन किस्मों के बीजों को घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बता दें कि दलहनी फसलों में मूंग एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती किसान खरीफ और जायद दोनों सीजन में अलग अलग समय पर कर सकते हैं। जायद सीजन में मार्च महीने की शुरुआत से अप्रैल तक बुआई की जा सकती है, जबकि खरीफ सीजन में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बुआई होती है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग किस्में तैयार की गई हैं, जो अलग अलग सीजन में अच्छी पैदावार देती हैं। मूंग की शिखा किस्म की खासियत, मूंग की शिखा किस्म जायद में खेती के लिए उपयुक्त है। इस किस्म को किसानों के लिए वर्ष 2016 में जारी किया गया था। मूंग की यह किस्म 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात अगर की जाए इस किस्म की पैदावार की, तो किसान इस किस्म से औसतन 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की शिखा किस्म उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में अच्छी होती है और किसान जायद सीजन में इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आने से मार्च के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.85% पर आ गई है। पिछले कुछ माह से खुदरा महंगाई में लगातार नरमी का रुख रहा है। इससे पहले फरवरी माह में खुदरा महंगाई दर 5.09% थी। RBI ने अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई दर 5% से नीचे रहने का अनुमान लगाया है। आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर और कम हो सकती है। हालांकि मार्च में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.52% रही, जो फरवरी की 8.66% से मामूली कम है। वेदांता समूह की इकाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भोपाल स्थित VEXL एनवायरन प्रोजेक्ट्स के साथ अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करना है। ये समझौता हिंदुस्तान जिंक की पूर्ण चक्रण, दोबारा उपयोग और पुनः प्राप्ति की अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति के अनुरूप है। HJDL ने एक बयान में अपशिष्ट उपयोग और धन सृजन के जरिए अग्रणी टिकाऊ समाधान के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की घोषणा भी की है। ये परियोजना प्रायोगिक संयंत्र में उत्पादक अनुप्रयोगों के लिए जस्ता निकालने के दौरान उत्पन्न जेरोसाइट और जेरोफिक्स जैसे अपशिष्ट उत्पादों के इस्तेमाल पर केंद्रित है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि बैसाखी, विशु, बिपशुप, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, वैशखादी और पुतांडु के अवसर पर भारत और अन्य देशों में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, सभी को शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं। ये जीवंत त्यौहार जो फसल से भी जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। ये अवसर खूबसूरत परंपराओं को संजोने और एकजुटता की भावना को बढ़ाने का भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी को बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह और हर्षोल्लास के प्रतीक इस पर्व पर मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अगली खबर गुजरात से। गुजरात के अरवल्ली जिले के भीतरी इलाकों में मेघराज तालुका की महिलाएं विलुप्त होती जा रही और देसी अनाज की जटिल खेती का काम कर रही हैं। साथ ही देसी बीजों का संरक्षण कर बीज बैंक बनाकर उसे चलाने का सराहनीय काम भी कर रही हैं। मेघराज तालुका के बलोना गांव में 10 महिलाओं का एक समूह है जो बावलो, गजरो, चेनो, कुरी, कांग, ज्वार, नागली जैसे भूले बिसरे बीज तैयार कर आसपास के किसानों तक पहुंचाते हैं। महिलाओं का कहना है कि जब किसान उनके पास बीज के लिए आते हैं तो वो उतने ही बीज या फिर बोने के लिए भी बीज ले जाते हैं, जबकि उत्पादन के बाद दोगुने बीज वापस दे जाते हैं। बीज बैंक का उद्देश्य खोए हुए बीज को पुनर्जीवित करना है।
और देसी बीजों की किस्मों को बनाए रखना है ताकि किसान गैर संकर बीज उगा सकें। अन्य में बीज बैंक चलाइए। गांव की हम सभी बहनों ने मिलकर एक बीज बैंक बनाया है। हम देसी और विलुप्त प्रजाति के बीज बचाकर रखते हैं। हम हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। हम डेटा रखते हैं कि हमारे पास बैंक में कितने बीज हैं, हमारे गाँवों में किसान कितने बीज इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें कितने बीज मिलते हैं। हम हर चीज का हिसाब रखते हैं। हेतु से बीज बैंक। कमला बहन और उनके जैसी कई अन्य महिला किसान मोटे धान के बीजों का खजाना बचा रही हैं। वो स्वयं मिलेट यानी मोटे धान की खेती करते हैं और उनके बीज बैंक से अन्य किसानों को भी मिलेट की खेती के लिए बीज उपलब्ध हो जाते हैं। बीज बैंक हम सभी कृषि देसी बीजों को बैंक में रखते हैं। जो किसान देसी फसलों को उगाना चाहते हैं वे हमसे बीज ले सकते हैं, बदले में उन्हें दोगुना बीज वापस करना होगा। उपयोग कर सके। ये उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने भूले हुए मोटे अनाज की खेती को अपनाया है और साथ ही साथ ये बीज बैंक परिचायक है इनके सशक्तिकरण का। कमला दामोर आगे कहती हैं कि हम डेटा रखते हैं कि हमारे पास बैंक में कितने बीज हैं, हमारे गांव में किसान कितने बीज इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें कितने बीज मिलते हैं। हम हर चीज का हिसाब रखते हैं। एसएचजी की महिलाएं हैं, जो हमारी सखी मंडल की महिलाएं हैं, वो सारे मिलके अपने यहाँ पर जो परंपरागत बीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो धान होता है वो धान में पुराने धान थे हुए है, जो कोदरा है, बाजरा, बंटी है और कांग है, वो सारे धान यहाँ पर विलुप्त होने जा रहे हैं। मानो कि यहाँ पर जो बीज हम बाज़ार से लाते हैं वो कभी कभी कॉमर्शियल रहते हैं, परंपरागत रहते नहीं है। तो पुराने जो धान है उनको बचाने के लिए ये महिलाएं सीड बैंक की एक कामगिरी कर रही है। इस बीज बैंक में गुजराती देसी बाजरे की किस्मों के भी कई बीज हैं जो अब राज्य के बाकी हिस्सों में दुर्लभ हो गए हैं। यहाँ ज्वार, नागली, बावलो, गजरो, चेनो, कुरी, कांग और सामा के भी बीज हैं। ये महिलाएं न केवल दुर्लभ बीजों को बचा रही हैं, बल्कि सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिख रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अरवली से अंकित चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र फूल मालाओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम की रहने वाली पूनम शेरावत ने इनका रिसाइकिल करके अगरबत्ती और कई तरह के अन्य हर्बल उत्पाद बनाकर इनका मूल्य संवर्धन करने का अनुकरणीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित पूनम शेरावत ने आज से 4 साल पहले केंद्र सरकार के सहयोग से स्टार्टअप शुरू किया है। पूनम के काम से प्रेरित होकर इनको खादी इंडिया ने मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में पूनम शेरावत को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा स्टॉल दिया गया है। इनके उत्पादों की देश भर में भारी मांग है। परमार्थ सेवा को समर्पित पूनम आज हजारों बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर भी बना चुकी हैं। इस विषय पर पूनम शेरावत से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत की सदियों पुरानी धर्म, आध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ साथ इन धरोहरों में उपयोग होने वाले पवित्र फूलों का किस तरह बेहतर उपयोग किया जाए, इसी का नायाब उदाहरण है पूनम शेरावत। ये नई दिल्ली की रहने वाली है और इन्होंने नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर एग्रीकल्चर हाट में अपना एक स्टार्टअप भी लगा रखा है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह पवित्र फूलों का रिसाइकल करके ये फिर से उपयोग में लाती है। मैडम, सबसे पहले तो एक बेहतरीन काम के लिए आपको बधाई। आप जो मंदिर के पवित्र फूल होते हैं, हम देवताओं को अर्पित करते हैं, अपनी पूजा प्रतिष्ठान में यूज करते हैं, वो कहाँ से कलेक्ट करती है और फिर इनको कैसे रिसाइकल करती हैं? जी, हम लोग गुड़गांव में काम करते हैं और गुड़गांव के बहुत सारे मंदिरों से फूल इकट्ठा करते हैं और उन्हें रिसाइकल करके हैंडमेड अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाते हैं। इस इनिशिएटिव को शुरू किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं और मैंने ये सोचा कि मेरा देश धर्म का देश है। हर धर्म में फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, हर गली में एक धार्मिक स्थल है। तो लाखों टन फूल जो है रोज कूड़े में जा रहा है, तो क्यों ना उस कूड़े को कंचन में बदल दिया जाए। तो मैंने ये काम शुरू किया था और आज इस कड़ी में जुड़ते हुए मेरे साथ 3000 से लोगों ने इस काम को सीख लिया है हमारे साथ जुड़कर, और हम इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि मेरे देश में जितना भी फूल है वो रिसाइकल हो जाए। उसके साथ साथ हम पर्यावरण को बचा लेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे। अगर बात करें फूलों की, तो कौन कौन से फूल ज़्यादा आपको मिलते हैं और इनको रिसाइकिल किस तरह आप करते हैं?
जी, हमारे पास सबसे ज़्यादा मंदिरों में या तो गेंदा चढ़ता है या गुलाब चढ़ता है। तो गेंदे के फूल को रिसाइकल करते हैं, उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आगे की पेटल्स होती हैं उन्हें हम फ्लावर उनसे ले लेते हैं। गेंदे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेटल्स को यूज़ करते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं, फिर उनको पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं। फिर उसके साथ दूसरी जड़ी बूटियाँ मिलाकर हैंड रोल, अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाते हैं। उसी के साथ गुलाब की पत्तियाँ भी आती हैं, तो उन्हें भी हम इस्तेमाल करते हैं अगरबत्ती धूप बत्ती में, प्लस उनसे हम गुलाल भी बनाते हैं। और उसी के साथ जो सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाया जाता है हमारे मंदिरों में, जिसमें खुशबू नहीं होती है, उससे हम छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं। इस कार्य में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने मंदिरों से कलेक्शन करते हैं और कितने दिन से काम कर रहे हैं? जी, मैं अराउंड इसको 4 साल होने वाले हैं मुझे, और अभी मेरे पास 4 से 5 वर्कर्स हैं जो प्रॉपर मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन मैंने इस सोच के साथ आगे बढ़ी कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, सोच को पहुंचा देती हूं, तो मैंने अपने जैसे और लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। क्योंकि इतना सारा लाखों टन फूल तो चढ़ ही रहा है, तो मैं तो हर जगह नहीं पहुँच सकती, तो सोच को पहुँचा दिया। आप खादी ग्रामोद्योग से भी जुड़े हुए हैं, आपका ये मिशन क्या है और उसमें किस तरह आपकी भागीदारी है? जी, खादी ग्राम उद्योग के साथ हम जुड़े एज ए मास्टर ट्रेनर, कि वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी अगरबत्ती की। मैंने वहाँ पर जाकर उन्हें कॉन्सेप्ट उनसे सीखा भी पहले अगरबत्ती, और उसके बाद बताया कि इसमें हम कुछ चेंजेस कर हम इसे फूलों से अगरबत्ती बना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एज ए मास्टर ट्रेनर वहाँ पर नियुक्त किया मुझे, और उसी मुहिम में हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी। इवन हम जुवेनियल जेल में भी ट्रेनिंग इसमें दी हमने। तो अब यही है कि इस काम को सिखाएं लोगों को और आप खुद करें। लोगों का अक्सर इन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है पुष्प को अर्पित करने के बाद कि ये कहाँ जाते हैं, इनका नालियों में और कई जगह अवरोध भी हो जाता है। लेकिन ये जो पवित्र है, इनकी पवित्रता किस तरह रोजगार में बदले, इसका आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? 3 साल पहले जस्ट ऐसे ही मंदिर में गई थी, भगवान को फूल अर्पित किया, और शायद उस दिन ऐसा माहौल था कि मैं थोड़ी सी उदास भी थी, तो मैंने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान को फूल अर्पित किया, और कुछ ही सेकंड में वो फूल जो है वो कूड़े में मतलब साइड में डाल दिया गया। तो वहाँ एक आइडिया जनरेट हुआ कि जैसे मैंने इतने श्रद्धा भाव से फूल चढ़ाया है, तो वो तो बहुत से लोग चढ़ा रहे हैं, तो जा कहाँ रहा है? पता किया तो वो कूड़े में जा रहा है। तो देखा कि क्या कूड़े से कुछ बनाया जा सकता है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया, तो पता चला कुछ लोग फूलों से अगरबत्ती बना रहे हैं। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मुझे सिखाएंगे इस बारे में, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए, और हम आपका इंटरव्यू लेंगे, देन वी विल डिसाइड कि वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। तो आई सेड हु आर यू टू डिसाइड वेदर अ वुमन कैन डू समथिंग और नॉट। तो मैंने कहा मैं अपना काम खुद करके दिखाऊंगी, आप नहीं सिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिर रिसर्च किया, तो लोग गाय के गोबर से बना रहे थे, तो मैंने उनसे थोड़ी सी मदद मांगी, और फिर मैंने अपना इनिशिएटिव ये शुरू कर दिया। अगर ये इस तरह का प्लांट कॉमर्शियल कोई लगाना चाहे तो इनिशियल तौर पे कितनी कीमत आती है और इनकी बिक्री किस तरह आप करते हैं? देखिए, अगर हम लोन की बात करें, अगर पैसे की बात करते हैं, तो 10 लाख तक के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। जैसा मैंने अभी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत मैंने लोन लिया, और 10 लाख का ही लोन लिया था, और उसमें मैंने बहुत अच्छा कवर अप किया है। तो कोई भी अगर आदमी शुरू करना चाहता, अगर कोई महिला लोन भी नहीं लेना चाहती है, तो 4 से 5 हज़ार रुपये में भी ये अपने घर में छोटा सा काम शुरू कर सकती है। और अगर वो बड़ा प्लांट लगाना चाहता है, तो 10 लाख रुपये तक में उसका बहुत अच्छा प्लांट सेटअप हो जाता है। और अगर सेल की बात करें, तो जैसे मेरा खादी भवन में सेल हो रहा है, खादी के ऑनलाइन वेबसाइट्स पर है, हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर भी हैं, और हमने अपनी खुद की वेबसाइट भी डेवलप करी है। प्लस हमने पूसा जैसे संस्थान ने हमें यहाँ पर शॉप प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमारे यहाँ पर शॉप ओपन होती है, यहाँ हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो और इसी के अलावा हमारे पास एग्जीबिशन है, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर है, यशोभूमि में एग्जीबिशंस हैं, हैंडलूम हाट में लगते रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मेले हर महीने लगते रहते हैं, तो हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और कस्टमर भी मिलते हैं। तो ये थी देश की जानी मानी महिला उद्यमी पूनम शेरावत, जिनका मानना है कि मंदिर और पवित्र स्थलों पर श्रद्धा और सुमन के साथ अर्पित किए जाने वाले फूलों को न केवल एकत्रित करके वो उनका रिसाइकल करके लोगों के लिए रोजगार का काम कर रही है, बल्कि पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन बनाने का महत्वपूर्ण संकल्प भी पूरा करने की ओर अग्रसर है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित दीवान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। ऋतु परिवर्तन यानी बदलते मौसम से किसानों समेत प्रत्येक मनुष्य पर असर पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना अधिक हो जाती है।
मौसम बदल रहा है, हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं बीच बीच में मौसम बदलने और बारिश के कारण ठंड का प्रभाव भी चल रहा है। दिन में तेज धूप तो सुबह और शाम हल्की सर्दी। ऐसे में लोगों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इस मौसम में पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन। अगर किसी को पानी की कमी होती है तो उसमें मुंह सूखना, जो त्वचा है वो ड्राई हो जाना, थोड़ा घबराहट, चक्कर जैसा महसूस होना, और जब ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पेशाब की क्वांटिटी कम हो जाती है, डार्क कलर यूरिन होना शुरू हो जाता है। इस बदलते मौसम में बहुत से लोगों को शरीर में दर्द, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट में दर्द, संक्रमण का खतरा, फ्लू, त्वचा की समस्याएं और इस मौसम में दमा से प्रभावित रोगियों की समस्या बढ़ सकती है। बीमारियों का खतरा उन लोगों को अधिक होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर होती है। हम गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब पीने से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस मौसम में घर में बने हुए पेयजल हैं, जैसे लस्सी है, छाछ है, शरबत है, ठंडाई है, तो उन्हें पीना चाहिए। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे दिन में अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। बच्चों में संक्रमण की संभावना रहती है। धूप से आकर तेज पंखे में बैठना या ठंडा पानी पी लेना समस्या उत्पन्न कर सकता है। जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, खांसते और छींकते समय मुंह को ढककर रखना, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतुलित आहार लेंगे, स्वच्छ खाना और अपने सफाई, पर्सनल हाइजीन जैसे साबुन से हाथ धोना और बाकी प्रतिदिन नहाना, नाखून काट कर रखना, और कोई भी लक्षण हो तो बिना संकोच किए मेडिकल असिस्टेंट, चाहे वो हम डॉक्टर से, नर्स से, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें और उसको मानें। तो ऐसा करके हम गर्मी से होने वाली बहुत सारी दिक्कतों से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को समस्याओं से बचा सकते हैं। आवश्यक है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, आहार पर विशेष ध्यान दें और व्यायाम करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस मौसम में बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में काबुली चने की कटाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में ग्रीष्मकालीन लौकी, तरबूज और खीरे की बुआई करें। वहीं ओडिशा के ऊंचे नीचे इलाकों में मूंग की कटाई करें। इसके अलावा उड़द की कटाई जारी रखें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में कपास की कटाई करते रहें। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान टमाटर की तुड़ाई का काम भी जारी रखें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में मक्का की बुआई पूरी कर लें। वहीं दक्षिण बिहार के जलोढ़ क्षेत्र के किसान सब्जियों और मक्का की खेत में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाके में तैयार गेहूं की कटाई का काम करें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के तराई इलाके में मूंग की बुआई पूरी कर लें। साथ ही तैयार टमाटर की तुड़ाई समय पर कर लें। झारखंड में पर्याप्त नमी को देखते हुए पशुओं के चारे की बुआई करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश
पाटनकर, पायल धारे, अनुष बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम्स भी खेले। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने देश का बहुत विकास किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा का वर्चस्व है। बैसाखी के अवसर पर भारत के कई शहरों में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैसाखी के अवसर पर नाका हिंडोला गुरुद्वारे में माथा टेका। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल करते हुए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गंगूबुक के जंगल में एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व अन्य साजो सामान बरामद किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। पुलिस ने हेट स्पीच मामले में उनके खिलाफ 2 अलग-अलग थानों में 2 शिकायतें दर्ज की हैं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने हैदराबाद में चुनावी मुहिम के दौरान डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी से भी गठबंधन नहीं है। हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा है। गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत और कोंकण मार्ग पर ट्रेनों की बढ़ती मांग के साथ मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई और थीवी के बीच 32 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का फैसला लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों के सम्मेलन में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।